Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as Senior Physics Faculty at PP Savani Center for Excellence, Abrama Center, सूरत। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो अपन डाइपोल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं ये बता देता हूं। पहले तो बेसिक अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये पढ़ लिया है। साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसका कैलकुलेशन किया। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसका कैलकुलेशन भी अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल डेरिवेशन में बता चुका हूं, वो एनसीईआरटी में भी ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज वाले लेक्चर में अपन ये पढ़ते हैं डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। जो डाइपोल है उस डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, और ध्यान रखना अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहा हूं, ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक। तो अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर कितना टॉर्क लगने वाला है डाइपोल पे, ये सारी कहानी जो है आज वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं हेडिंग लिखता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, कितना टॉर्क लगने वाला है और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन अपन इसमें समझते हैं जरा, ठीक है। तो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा एंड साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हो, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का ओरिएंटेशन बना लेता हूं मैं अलग अलग, किस टाइप्स का ओरिएंटेशन हो सकता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहला सिचुएशन जो मैं बना रहा हूं, जैसे मान लो पहले तो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं जरा। ये मैंने बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा सा बनाया है, ये एरो है, राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी और साथ में डायरेक्शन में भी। मैं यहाँ इतना लंबा लंबा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं यहां से क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इसलिए बनाया मैंने क्योंकि मैं डाइपोल के अलग अलग ओरिएंटेशन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। पहला ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, अब आप सभी को ये समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख दूं ई आई कैप। ये ई तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो कि कांस्टेंट है और आई कैप उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहां राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब मैं डाइपोल के अलग अलग ओरिएंटेशन बताता हूं जरा। मान लो डाइपोल ऐसा रखा है माइनस क्यू और साथ में प्लस क्यू, ये डाइपोल आ गया। डाइपोल का मतलब क्या, इक्वल अपोजिट चार्ज का अरेंजमेंट ही तो ना। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इस डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, दोनों के बीच का सेपरेशन हर बार के जैसे ही अपन ने क्या मान लिया, 2a। जो डाइपोल है ना, ये मैं बना देता हूं q और प्लस q और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मान लिया मैंने, ये 2a, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डाइपोल की डायरेक्शन देखूं, मींस डाइपोल की डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, डाइपोल की डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। मतलब अगर यहाँ डाइपोल मोमेंट लिखा जाए, यहां पे अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट तो आ गया q इंटू 2a आई के, अगर ऐसा राइट ऐसा रखा है तो, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन यहीं से अपन तुरंत से पता लगा लेंगे। यहां से अगर देखा जाए तो डाइपोल की डायरेक्शन राइट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट होगी। अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, थीटा। थीटा क्या है, देखो एंगल बिटवीन, थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पी मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब यहां अगर इस वाले सिचुएशन में देखा जाए, अगर डाइपोल का अरेंजमेंट ऐसा है तो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर राइट डायरेक्शन में आएगा, मींस आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप है, मींस ऐसी सिचुएशन में थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये थीटा 0 डिग्री आ गया तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं किसका, फोर्स का, तो फोर्स कितना आ रहा है ये चेक कर लेते हैं जरा। और फोर्स के साथ में टॉर्क की कैलकुलेशन भी कर लेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी देखते हैं जरा क्या आ रही है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे देखा जाए तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा q इंटू ई, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज पे देखा जाए तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा q इंटू ई। अब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स तो क्या आ गया,
नेट फोर्स अगर देखा जाए, नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा वो तो जीरो आ गया। एफ क्या है? नेट फोर्स ऑन डाइपोल। ठीक है, ये क्या आ गया? नेट फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पे जो नेट फोर्स है वो एफ मान लिया, और वो इस वाली सिचुएशन में तो जीरो आ गया। अब अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो नेट टॉर्क कितना आ रहा है? देखो, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल अगर देखा जाए, मतलब ये डाइपोल में क्या घूमने का कोई टेंडेंसी है क्या? ये डाइपोल यहां से कोई घूमने की कोई इसके पास टेंडेंसी नहीं है। मींस अगर एक फोर्स इधर लग रहा हो, एक फोर्स इधर लग रहा हो, तो ये डाइपोल घूमने का कोई टेंडेंसी नहीं है, मतलब इस पे नेट टॉर्क भी क्या आ गया? जीरो। पहला अरेंजमेंट अगर थीटा जीरो है तो इस पे नेट टॉर्क भी क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अरेंजमेंट लिखता हूं जरा। दूसरे अरेंजमेंट में मैंने प्लस क्यू मान लो यहां मान लिया, और माइनस क्यू यहां मान लिया। ठीक है, अब इस प्लस क्यू पे फोर्स जो लगने वाला है वो राइट डायरेक्शन में लगेगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, इस वाले प्लस चार्ज में तो क्यू इंटू ई राइट डायरेक्शन में लग गया, इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग गया क्यू इंटू ई। इस पे लेफ्ट में क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और ये ऐसा मैं बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है ना, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है F इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूला पता है आपको? F इक्वल टू क्यू ई। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, और अगर क्यू नेगेटिव होगा तो अपोजिट होगी। यहाँ क्यू नेगेटिव है तो अपोजिट, यहाँ भी क्यू नेगेटिव था तो अपोजिट। अगर ऐसी सिचुएशन में थीटा देखा जाए तो थीटा जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में हो गया आई कैप में, बट डाइपोल मोमेंट लेफ्ट में हो गया। तो ऐसा एंगल देखा जाए, डाइपोल तो लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, तो एंगल हो गया थीटा कितना? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो गया, बट अगेन फोर्स तो जीरो ही आएगा। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि जितना फोर्स आई कैप में लग रहा है उतना ही माइनस आई कैप में, जितना फोर्स राइट है उतना ही लेफ्ट है, नेट फोर्स जीरो आ गया। टॉर्क भी जीरो आ जाएगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी कोई घूमने का इसका टेंडेंसी नहीं है, और ये दोनों फोर्स जो है इस टाइप से लग रहे हैं कि ये जो है कोई भी टॉर्क यहां पे कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखता हूं जरा एक और। अगर मान लो ये प्लस क्यू ऊपर है और साथ में माइनस क्यू नीचे है, तो अगर अरेंजमेंट ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज पे प्लस क्यू फोर्स आ गया और क्यू फोर्स आ गया। ठीक है, देखा जाए तो थीटा कितना हो गया? थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में हो गया, डाइपोल ऊपर हो गया, क्या दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। थीटा आ गया यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। अब ऐसी सिचुएशन में भी फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो क्यों है? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है राइट में, एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। इसका मतलब फोर्स तो जीरो आ गया, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। इस वाली सिचुएशन में अगर आप देखोगे ना तो ये डाइपोल ऐसा घूम रहा है, क्या कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इस सिचुएशन में इसका जो है नेट टॉर्क ऑन डाइपोल जीरो नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला? ये तो घूम रहा है ना, कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है ये भी आपको पता है। ये डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसे डाइपोल को ऐसे रिलीज करूंगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, और ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल घूम रहा है। मींस यहां पे इस डाइपोल पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। अगर डाइपोल में माइनस क्यू चार्ज ऊपर होता, प्लस क्यू चार्ज नीचे होता तो क्या फर्क होता है ये भी देख लेते हैं जब। क्यू फोर्स इधर आता और यहां पे क्यू फोर्स लेफ्ट में आता, इसका मतलब इस थीटा आगे कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री क्यों? देखो आई कैप तो राइट में हो गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो, और डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल नीचे की डायरेक्शन में हो गया, मतलब थीटा तो 90 डिग्री हो गया। अभी भी नेट फोर्स देखा जाए, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है दोनों चार्ज पे फोर्स आ रहा है इक्वल एंड अपोजिट, एक में राइट डायरेक्शन में आ रहा है और एक में लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। टॉर्क यहां जीरो नहीं होने वाला, टॉर्क नॉन जीरो होगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे ही। ठीक है, अब यहां से डाइपोल का कुछ और अरेंजमेंट लेता हूं मैं। माइनस क्यू यहां ले लिया, मान लो मैंने प्लस क्यू यहां ले लिया, ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो क्यू फोर्स तो राइट में लगेगा और साथ में क्यू फोर्स लेफ्ट में लगेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो थीटा जो है, थीटा कुछ लेस देन 90 है और ग्रेटर देन जीरो है। कैसे पता लगा? देखो यही तो एंगल थीटा है ना दोनों के बीच में। डाइपोल मोमेंट तो किधर आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे ऊपर आ गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा आ गया। अभी भी फोर्स देखा जाए तो जीरो है, अभी टॉर्क नॉन जीरो है। तो मैंने यहां से क्या देखा कि टॉर्क जो है वो दो ही सिचुएशन पे जीरो आ रहा है, या तो जीरो
0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। बाकी हर सिचुएशन में टॉर्क जीरो नहीं आएगा। मींस डाइपोल को आप कोई भी अरेंजमेंट ले लो, डाइपोल के हर अरेंजमेंट में टॉर्क नॉन जीरो आएगा। बस सिंगल ये जो डाइपोल है वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन नहीं हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं होना चाहिए। अलोंग मींस या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। मींस थीटा 0 और 180, ऐसी सिचुएशन में टॉर्क, दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क जीरो आ रहा है। बाकी हर केस में नेट टॉर्क जो है नॉन जीरो आ रहा है। अब फोर्स तो हमेशा जीरो आ रहा है क्या? अब आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम नाम की एक टर्म ऑलरेडी है, इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेटरी रोटेटरी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। क्या नेट फोर्स ऑलवेज जीरो है? मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो ऑलवेज है। इस डाइपोल का ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन है। क्यों? क्योंकि हमेशा हर ओरिएंटेशन पे इस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो आने वाला है। इसका मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो ऑलवेज मेंटेन है। क्लियर? नेक्स्ट रोटेटरी इक्विलिब्रियम पे आते हैं। रोटेटरी इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है? देखो, यहां पे टॉर्क जीरो, यहां पे टॉर्क जीरो, मतलब ये दो सिचुएशन में तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है, बट यहां पे रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। ये तीनों अरेंजमेंट में टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है। देखो, इसका मतलब ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। ये दो सिचुएशन इक्विलिब्रियम है। कौन सा? ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, ये एंड ये दोनों रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है। अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम में मैं ये चेक करता हूं कि ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम कौन सा वाला है, और ट्रांसलेटरी में भी ये चेक करता हूं कि इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का है, स्टेबल है, अनस्टेबल या न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं ना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अभी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देख लेते हैं जरा कौन सा है। नेट फोर्स सारा का सारा जीरो आ रहा है क्या हर केस में? ठीक है। अब मैं ये जो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, हर केस में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये चेक कर लेता हूं। देखो, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पे अभी नेट फोर्स जीरो है। ऊपर शिफ्ट कर दूंगा मतलब वाई डायरेक्शन में शिफ्ट करने पे भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करने पे भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, बाहर शिफ्ट करने पे भी नेट फोर्स जीरो रहेगा। मतलब ये जो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो न्यूट्रल है। ठीक है, हर डायरेक्शन में, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। ठीक है। अब मैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। रोटेटरी इक्विलिब्रियम इसमें जो है कौन सा वाला है? देखो, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देता हूं। ये डाइपोल ऐसे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते। देखो, ये वाला ओरिएंटेशन बन गया क्या? यहां से रोटेट करा मैंने एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में जाते ये ओरिएंटेशन बन गया, और इस पे जो टॉर्क आ रहा है ना वो क्लॉकवाइज आ रहा है। मतलब ये डाइपोल को, मैंने इस डाइपोल को यहां से ऐसे रोटेट कराया और वापस ये उसी डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब ये जो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा। इसका मतलब ये जो रोटेटरी इक्विलिब्रियम है, यहां रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो था, और ये जो रोटेटरी इक्विलिब्रियम है ये कौन सा वाला हो गया? स्टेबल नेचर का। ठीक है। और ये वाली सिचुएशन में रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो है, और इसका नेचर भी पता करते हैं किस टाइप का होगा। तो मैं लिख देता हूं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया आरओटी। अब अगर मैं इस डाइपोल को यहां से ऐसे घुमाता हूं, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्यूई फोर्स इधर लगेगा, इसका क्यूई फोर्स लगेगा, मतलब ये ऐसे ऐसे भाग जाएगा। देखो कैसे, यहां माइनस क्यू है तो क्यूई फोर्स इधर लगेगा, यहां प्लस क्यू है तो क्यूई फोर्स इधर लगेगा। मतलब मैंने इसको रोटेट कराया था एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क भी आ गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये इक्विलिब्रियम हो गया कौन सा? अनस्टेबल नेचर का। ठीक है। और जो टॉर्क रोटेटरी इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहां टॉर्क जीरो, यहां टॉर्क जीरो। अब आगे अगर देखा जाए तो यहां तो टॉर्क जीरो ही नहीं है, तो फिर मुझे रोटेटरी इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो होना पहले, तब जाके आइडेंटिफाई करें। तो यहां पे तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम ही नहीं है। क्लियर है? तो ट्रांसलेटरी तो सारा की सारी डायरेक्शन में कौन सा हो गया? न्यूट्रल। और रोटेटरी में ये स्टेबल आ गया और ये अनस्टेबल आ गया। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी तो ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो उस सिचुएशन पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको मैं कैलकुलेशन से समझा देता हूं। अभी तक मैंने यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करी टॉर्क कितना होगा, बस ये बताया कि फोर्स जो है नेट फोर्स जीरो आ रहा है। ठीक है। और फोर्स यहाँ पे मैं केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको लिख लेना है। अब मैं जो है टॉर्क की कैलकुलेशन करता हूं कि नॉट जो अभी तक तो अपन ने क्या पता किया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क है वो जीरो या नॉन जीरो आ रहा था।
अब ये पता करेंगे कि टॉर्क की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हेडिंग क्या अपने पास, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दूं तो उस पे जो है टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसका एक डेरिवेशन भी बता दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है P क्रॉस E। ये क्रॉस नॉर्मल वाला क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस आ गया है। साथ में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं, PE sin थीटा। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाली जा सकती है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि जो है इस टाइप का जो है टॉर्क किस टाइप क्यों लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने, मान लो यहां पे। ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज, और साथ में ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। इस पे तो क्यूई फोर्स इधर आ गया और इस पे क्यूई फोर्स इधर आ गया। ठीक है, अब अगर टॉर्क की कैलकुलेशन करूं मैं तो टॉर्क कितना आ जाएगा, देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर आगे मिला दिया इस टाइप से। ठीक है, अब ये वैसे तो फोर्स कपल है, फोर्स कपल का मतलब इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं, उनको फोर्स कपल बोला जाता है। तो फोर्स कपल का टॉर्क कैसे लिखा जाता है, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है मान ली है, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी 2a sin थीटा। ठीक है, अब फोर्स कपल का टॉर्क इस टाइप से लिखना होता है। फोर्स कपल का टॉर्क लिखना बता देता हूं। तो टॉर्क जो लिखा जाता है ना फोर्स कपल का, तो मैं लिखता हूं पहले, टॉर्क को मैंने टाउ मान लिया। वो फोर्स कपल का टॉर्क होता है एक फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन। फोर्स कपल किनको बोला जाता है, ऐसे फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, उनका टॉर्क कैसे लिखना होता है, एक फोर्स इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2a sin थीटा। मींस दोनों जो फोर्स है ना, दोनों फोर्स की जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का सेपरेशन। तो टॉर्क क्या लिखा जा सकता है, देखो q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। तो टॉर्क कितना है, q इंटू 2a को p लिख दिया गया, तो p साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो p क्रॉस e आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में p क्रॉस e क्यों आया, देखो अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपको डायरेक्शन से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन अगर यहां देखो तो मैं देखो p वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है क्या, मींस p वेक्टर तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है क्या। और आप डायरेक्शन देखो जरा, p क्रॉस e आ रही है क्या, यहाँ टॉर्क जो है ये डाइपोल ऐसे ऐसे घूम रहा है क्या, तो p क्रॉस e डायरेक्शन आ गई ना। ठीक है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया p क्रॉस e। ये तो मैंने फोर्स कपल का टॉर्क लिखा। आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास कोई भी एक पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस QE का टॉर्क 0 आ गया, इस वाले QE का टॉर्क कितना आ जाएगा, QE इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, QE इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो भी आंसर तो यही आना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अपन ने क्या कर लिया, टॉर्क की वैल्यू निकाल ली। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, अब यहां से मुझे पता भी लग रहा है कि टॉर्क 0 कब कब होगा। टॉर्क का वैल्यू 0 कब होगा, टॉर्क का वैल्यू 0 होगा तब रोटेटरी इक्विलिब्रियम होगा। तो फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम टॉर्क को क्या करा देना है 0, और टॉर्क 0 है इसका मतलब साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 है इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा जो है 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। मींस ये दो सिचुएशन में जो है, आपने पिछले वाले डायग्राम में भी देखा था क्या कि ये जो टॉर्क है जब 0 था और 180 था, दोनों ही सिचुएशन में, सॉरी थीटा जब 0 था और 180 था, टॉर्क 0 था, और वहीं पे अपन ने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी देख लिया था, कौन सी वाली सिचुएशन में स्टेबल था और कौन सी वाली सिचुएशन में अनस्टेबल था। अब नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना है आपको। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखो, P क्रॉस E होता है। ठीक है ना, P क्रॉस E क्या आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, ये ध्यान रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहानी समझ रहे हैं अपन सब। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टॉर्क की कैलकुलेशन जो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था। ठीक है, तो समझते हैं जरा क्या, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें क्या। ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप सभी लोग समझते ही होंगे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। जैसा कि मैंने
दिख भी रहा है राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, फिक्स है ना सभी जगह। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज आ गई और ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये डाइपोल पे अगर देखा जाए तो इस डाइपोल पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस डाइपोल पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। नेट फोर्स तो जीरो आ गया, नेट टॉर्क कितना आएगा? अब वो जो टॉर्क आया ना वो किसके कारण आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो मैं यहां लिखता हूं टॉर्क, ये जो टॉर्क है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना टॉर्क आया? वो आया, इसको टॉ ई एल लिख देता हूं, ई एल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कितना आ गया? P क्रॉस E, ठीक है। ये अपन ने भी अभी लेटेस्ट डेरिवेशन भी किया गया, P क्रॉस E, और उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है? P साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मान लो शुरुआत में ये डाइपोल ऐसे रहा है कुछ भी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल को, इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा क्या? इस डाइपोल पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, तो मैं एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाता हूं और वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा? ये जो डाइपोल है ना इसकी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं होने देगा, मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे जीरो रहेगा और इसका एंगुलर वेलोसिटी बहुत धीरे 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 ये घूम रहा होगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। अभी जो है इस पे इलेक्ट्रिक टॉर्क तो इधर आ रहा है क्या? देखो इस पे क्यू इधर आएगा क्या? क्यू इधर आ गया और ये वाले पे क्यू इधर आ गया। इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक टॉर्क आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये इधर आएगा। अब मुझे एक्सटर्नल का टॉर्क इसके अपोजिट रखना है और वो टॉर्क इतना होना चाहिए कि हर इंस्टेंट पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो, ठीक है। तो मैं अब उसका वर्क डन लिखता हूं, वर्क डन बाई, पहले लिख देता हूं इफ एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ऑन डाइपोल in such a way that angular acceleration of electric dipole always जीरो, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए? हमेशा हमेशा जीरो रहे। अब मैं इस एक्सटर्नल टॉर्क जो लगाया है ना उस एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, और ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क होगा ना वही एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जिससे अपन ने वर्क डन पढ़ा था ना, जो भी वर्क डन होता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। कोई भी वर्क डन हो रहा होगा वही वर्क डन तो क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क डन होता है डेल्टा के जीरो रखना चाहिए और वही जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पहले एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन जो होगा उसको मैंने W मान लिया, वो कितना आ जाएगा? वेरिएबल है ना, वेरिएबल है क्योंकि हर इंस्टेंट पे थीटा बदल रहा होगा। तो यहां मैंने लिख लिया एक्सटर्नल वर्क डन इंटू डी। ये एक्सटर्नल टॉर्क क्या लिख दूंगा? Pe साइन थीटा। ये जो इलेक्ट्रिक टॉर्क आया ना इसी के इक्वल जो है अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, P साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। जैसे यहां पे जो है इलेक्ट्रिक टॉर्क तो किधर आ रहा होगा? इलेक्ट्रिक टॉर्क तो इधर आ रहा होगा और मुझे एक्सटर्नल टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ताकि और एक्सटर्नल टॉर्क क्या किस वे में लगना चाहिए कि हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, वो धीरे 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 जो है ये डाइपोल रोटेट कर रहा होगा। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए P इंटू ई तो बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन कितना आ गया? देखो ये वर्क डन की कैलकुलेशन करूंगा, P ई तो बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? यहाँ पे cos थीटा सॉरी साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? P ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब शुरुआत में थीटा क्या था? शुरुआत में थीटा मान लेते हैं थीटा नॉट था और बाद में थीटा का वैल्यू थीटा हो गया कुछ, थीटा नॉट थीटा इनिशियल, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देता हूं, तो P यहां आ गया माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट। तो इस टाइप से जो है ये वर्क डन आ गया। तो वर्क डन क्या आ गया? देखो वर्क डन को अगर मैं सोल्व करूंगा ना तो ये Pe कोस थीटा नॉट माइनस कोस थीटा इस टाइप से आ जाएगा, क्लियर। अब यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? ये जो एक्सटर्नल का वर्क डन आया है ये एक्सटर्नल का वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं
कि जो एक्सटर्नल का वर्क डन है, अब मैं यहाँ ऊपर से इसको रब कर देता हूं, ठीक है, स्पेस नहीं है नीचे, तो यहाँ ऊपर लिख दूंगा मैं, एक्सटर्नल का जो वर्क डन आया है वही किसके बराबर हो जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन आया है उसी को बराबर लिख देता हूं किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये जो एक्सटर्नल का वर्क डन आया है, एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल टॉर्क, ये किसके बराबर लिख दूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या आ गया अपने पास, तो डेल्टा यू की कैलकुलेशन करोगे ना तो डेल्टा यू आ गया कितना, पीई cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है। ये इस टाइप से जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है मैंने लिख दिया डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, U2 माइनस U1, ठीक है। अब मैं इसको अगर जनरलाइज करना चाहूं, U1 पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत की थी, U1 पोटेंशियल एनर्जी जब थी उस सिचुएशन पे थीटा नॉट था गया। अब अगर मैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लूं, थीटा नॉट जो है 90 पे, ठीक है, फॉर ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड U1 जो है, यार मैंने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, 8 थीटा नॉट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट या थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे मैंने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान दिया, ठीक है। और वो इनिशियल रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, U1 थी क्या, तो U1 0 हो गया, ठीक है, U1 तो 0 आ गया। अब जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी U2 को मैं जनरलाइज लिख देता हूं एंड साथ में इस U2 को क्या लिख दिया, ये जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई देखो, तो यहाँ आ गया U माइनस 0 P cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया अपने पास, माइनस पी cos 90 का वैल्यू तो 0 हो जाता है क्या, cos थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं अब तो माइनस ये P cos थीटा है क्या, थीटा क्या है था, थीटा बोलो जल्दी, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है क्या। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, U इक्वल टू माइनस ऑफ P cos थीटा, और P cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। इसमें आप देखोगे ना, वो थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर दो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई क्या, जो मैंने रेफरेंस माना था, देखो जरा रेफरेंस क्या माना था मैंने, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 माना था, थीटा नॉट क्या था वहां पे 90 डिग्री, थीटा नॉट 90 करो इसमें जरा, सॉरी यहाँ थीटा ये जो एंगल है ना, इस थीटा को थीटा नॉट के बराबर कर दें, और थीटा नॉट मींस 90 डिग्री, तो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 0। अब यहां से अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लेते हैं जरा क्या आ रही है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है। तो पहले चेक करता हूं मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो यू मिनिमम क्या होगा, यू मिनिमम माइनस पी, मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा यहाँ पे cos माइनस पी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी सिचुएशन पे cos थीटा 1 होगा, cos थीटा 1 हो गया मींस थीटा 0 हो गया, थीटा 0 मींस ये कौन सा वाला सिचुएशन था, थीटा 0 क्या आपका स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम था क्या, ये था कौन सा, स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। और आपको पता भी है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो उस सिचुएशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और दूसरा वाला केस अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लिखूंगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, प्लस पी, और तब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1, और cos थीटा -1 हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा क्या, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे ये अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम था क्या, देखना जरा, जो सबसे पहले मैंने लेक्चर में टॉर्क वाली कहानी समझाई थी ना, वहां पे ये अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, तो ये अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। और ट्रांसलेटरी में तो सबके सब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थे। तो इस टाइप से आपको जो मैंने डेरिवेशन करवाया है, आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस। पहला फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए, कौन सा, टॉर्क का, कौन सा टॉर्क है, इलेक्ट्रिक टॉर्क, P क्रॉस E, मैग्नीट्यूड हो जाएगा P sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -P डॉट E, क्लियर है।
माइनस पी डॉट टी की फॉर्म में आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको हमेशा पता होना चाहिए अगर डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इन दोनों में ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्लियर है? अब यहां से ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो मैंने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है, ये इसको एक और मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दूसरा वाला मेथड से मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। एक मेथड तो मैंने बता दिया, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालो और उसको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालो, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से अपन ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर लिया। एक मेथड और समझते हैं जरा, दूसरा वाला मेथड क्या है। तो सेकंड मेथड जो है उससे भी अपन पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। तो अगर बोर्ड में डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तो आपको कोई भी एक मेथड से सोल्व कर देना। ठीक है, और साथ में अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो सेकंड मेथड देखो क्या है डेरिवेशन का। दोनों मेथड एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो वापस मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां माइनस क्यू चार्ज है और ये रहा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के डिस्टेंस का, दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है मान लिया। अब यहाँ पे जहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया V1, और यहाँ का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया V2। क्लियर है? अब मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहा हूं, तो ये जो अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, जरा कैसा आता है देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको मैंने U मान लिया। अब ये U कैसे कैलकुलेट करना है देखो, U पहले तो आपको पता होगा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लिखा था क्या, अपने हेडिंग लिखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला हेडिंग जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था वो आया था Q इंटू V। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस Q इंटू V1, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, साथ में दूसरा ये वाले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, ये वाले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो माइनस Q इंटू V2 लिख दिया गया। साथ में दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, K Q, चार्ज के साथ में लिखते हैं जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, माइनस Q अपॉन 2 है। क्लियर है? अब इसको पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जा सकता है, Q को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 माइनस K Q स्क्वायर अपॉन 2 है। ये K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब V1 माइनस V2 का कैलकुलेशन करता हूं मैं जरा। ये एंगल थीटा है क्या, थीटा किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अच्छा, अब मैंने यहां से क्या किया, यहां से इस पॉइंट से ये स्ट्रेस मिला के, क्या ये एंगल भी थीटा होगा, क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a cos थीटा होगी क्या। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, V1 होगा क्या, इक्यू पोटेंशियल सबके सामने पड़ा है। अच्छा, अब बताओ V2 और V1 में से ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, V2 और V1 में ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, ज्यादा पोटेंशियल होगा किसका, V2 का। V2 का क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन, आपको लाइन लिखाई थी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो V2 बड़ा होगा, तो मेरे को क्या चाहिए, V2 इज ग्रेटर देन V1। ये तो यहां समझा देता हूं, अगर मेरे को V1 माइनस V2 लिखना है तो क्या लिख दूंगा, माइनस E इंटू 2a cos थीटा। ये माइनस क्यों आया, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना V1 पोटेंशियल तो छोटा है क्या, V2 बड़ा है। ये फॉर्मूला कैसे लिखा ये आपको पता होगा। ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा V, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले से। ठीक है, ED cos थीटा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a है क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां 2 है, यहां से यहां 2a cos थीटा। तो E इंटू 2a cos थीटा जो है V1 माइनस V2 आ गया। अब ये V1 माइनस V2 यहां रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया देखो, Q इंटू माइनस E 2a cos थीटा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a। अगर मैं यहाँ Q इंटू 2a को क्या लिख दूं, Q इंटू 2a को क्या लिख दूं, P। Q इंटू 2a को मैंने क्या लिख लिया, P लिख दिया। तो क्या आ गया, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, तो ये आ गया। साथ में ये KQ स्क्वायर बाई 2 है। अच्छा, ये जो है ना, ये वाली एनर्जी, ये तो डाइपोल के कारण आ रही है क्या, जैसे जैसे डाइपोल का ओरिएंटेशन बदलेगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगी डाइपोल के कारण। ठीक है, अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पिछले वाले डेरिवेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी थी। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो न्यूमेरिकल में तो हर जगह ये वाली पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आएगी क्या, जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे K1 U1 K2 U2। ठीक है,
हर एक न्यूमेरिकल में अपन क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया करेंगे, K1 U1 K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। तो ये वाली टर्म तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्या, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब इसको हटा सकते हो। सिंपल जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं वो ये है। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी चाहो तो पिछले केस में भी लिख सकता था मैं, ठीक है, उसमें दोनों का इंटरेक्शन फोर्स भी लिखना पड़ता है, इन दोनों का इंटरेक्शन फोर्स और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी ये वाली आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर लिया दोनों तरीके से, दोनों मेथड से। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन, आज वाले लेक्चर में अपन ने, ये वाले लेक्चर में अपन ने क्या किया कि टॉर्क की कैलकुलेशन करी, बेसिकली टॉर्क की कैलकुलेशन और इक्विलिब्रियम का आइडेंटिफिकेशन, साथ में पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करता हूं, थैंक यू।